रामपुर नाम के गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति रमेश सरकारी कर्मचारी थे। रमेश के वेतन से ही घर चलता था। बिना किसी परेशानी के वो खुशी से जी रहे थे। बेटा, बहुत समय हो गया है, हम छुट्टी पर नहीं गए। पहले तुम्हारे पिताजी ले जाया करते थे, पर उनके देहांत के बाद ऐसा कुछ नहीं हो पाया। चलो ना बेटा, हम सभी को छुट्टी पे ले चलो। क्या माँ, आपको क्या लगता है आप बच्चे हैं? आपको क्या हो गया? आप इस तरह से पूछेंगी तो मेरी पत्नी चुप रहेंगी क्या? वो भी मुझसे पूछने लगेंगी। आप इस तरह मुझे परेशान मत कीजिए, जरा शांति से रहने दीजिए। अरे सासू माँ कितनी उम्मीद से पूछ रही है, इस तरह आप उन्हें ना मत कहिए। चलिए, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, पर हमें छुट्टियों पर ले चलिए। ठीक है, फिर आप लोग तय करो हमें कहाँ जाना है। तुम्हारे पिताजी हमेशा वाटरफॉल ले जाया करते थे, हम वहाँ जा सकते हैं। काफी समय भी हो गया है। ठीक है माँ, व्यवस्था करो, मैं ऑफिस जाकर छुट्टी के लिए आवेदन करता हूँ। आप लोग रेडी हो जाओ। रमेश ऑफिस जाकर छुट्टी के लिए आवेदन देता है और घर आ जाता है। इधर शारदा और अनामिका तैयार हो जाती है जाने के लिए। फिर वो तीनों निकल जाते हैं। रास्ते में कार एक पेड़ से टकराती है। हादसे में रमेश के पैर में काफी गंभीर चोट आती है। चोट लगने की वजह से रमेश के पैर से खून निकलने लगती है। वो जल्दी से रमेश को अस्पताल ले जाते हैं। जल्दी से डॉक्टर साहब भी उसकी परीक्षा करते हैं। परीक्षा के बाद डॉक्टर साहब दुखी होकर शारदा और अनामिका के पास आकर कहते हैं, देखिए मैडम, बहुत जोरों से उनके पैर पे चोट लगी है। बहुत ज्यादा खून भी बह गया है। अब से वो चल नहीं पाएंगे। फिलहाल तो वो कोमे में है, लेकिन अब से बच्चे की तरह बर्ताव करना होगा। उनका ध्यान रखिए, दवा समय समय पे दें। अभी आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। रमेश के कोमा में जाने पर शारदा और अनामिका बहुत दुखी हो गए थे। वो रमेश को साथ में घर ले जाते हैं। अगले दिन ही रमेश के बॉस उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं। देखिए मैडम, बहुत दुख की बात है कि रमेश की एक्सीडेंट हो गई। क्योंकि रमेश सरकारी कर्मचारी था, इसीलिए उसके बदले में उसकी पत्नी या बच्चे को हम नौकरी दे सकते हैं। क्योंकि उसकी संतान नहीं है, इसीलिए पत्नी के रूप में आप काम कर सकती हैं। पर एक बात, जो काम करने जा रही है उसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। मेरी बहू तो 10वीं पास नहीं है, अब हम क्या करें? चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्दी ही 10वीं की परीक्षा होने वाली है। आप अपनी बहू को उस परीक्षा में लिखने के लिए तैयार करें। अगर आपकी बहू परीक्षा में पास होगी तो नौकरी मिल सकती है उसे, नहीं तो ये नौकरी किसी और को मिल जाएगी। ठीक है महाशय। उस अधिकारी के चले जाने के बाद शारदा और अनामिका सोच में पड़ जाती है। अनामिका जोर जोर से रोने लगती है। सासू माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं परीक्षा में नहीं लिखना चाहती हूँ, मुझे मत भेजिए सासू माँ। मैं रसोई में बर्तन धो लूंगी अच्छे से, पर मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे मत भेजिए माँ। मुंह बंद रखो अपना। इस तरह बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला के मत रहो, समझी? मुझे पता है तुम्हें परीक्षा लिखना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए अपने टीचर को मार के तुम घर भाग गई थी। तुम्हारे पिताजी ने सब बताया था। सासू माँ, मुझे परीक्षा लिखने मत भेजिए, मुझसे वो सब नहीं लिखा जाएगा। पहले तुम अपना मुंह बंद करोगी, तुम्हें परीक्षा लिखना ही होगा। कल से कसम खा लो कि पढ़ाई करनी है। जो जो किताबें लगेंगे मैं सबका बंदोबस्त करूंगी। शारदा वो सभी पुस्तक ले आती है जिन सभी की अनामिका को आवश्यकता थी। उन किताबों को अनामिका के सामने रख के उसे पढ़ने के लिए कहती है। जब भी अनामिका खाना पका रही होती थी, तब भी उसे कहती थी कि पढ़ाई करो, उसके बाद काम करो। बेटा अनामिका, ध्यान से पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो पूरा परिवार कमा नहीं पाएगा और सड़क पे आ जाएंगे हम। ठीक है सासू माँ, मेरे लिए ना सही, इस परिवार के लिए मैं जरूर पढ़ूंगी। कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका कितना भी पढ़ ले उसके दिमाग में कुछ नहीं जाता है। शारदा की सारी कोशिश व्यर्थ थे। यहाँ तक कि अनामिका को स्कूल भेजी, शिक्षक को घर पे बुलाई, पर अनामिका पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तुम सिर्फ दाल खाने लायक ही हो, अक्षर सीखने के योग्य नहीं हो। तुम बर्तन धो और बाथरूम ही साफ करो। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, पर तुम में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, मैं समझ गई हूँ। सासू माँ, इस उम्र में आके आप पढ़ाई करने को कह रही है, मैं पढ़ नहीं सकती सासू माँ, मुझे स्कूल मत भेजिए, मुझसे परीक्षा मत लिखवाइए। ए चुप रहो, कुछ भी बोल लो क्यों ना, तुम्हें परीक्षा तो लिखनी ही पड़ेगी। पास कराने के लिए मुझे कुछ करना होगा। अगले 2 दिनों में ही परीक्षा है अनामिका।
तुम कोशिश करो, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अनामिका और शारदा अपने अपने तरह से कोशिश में लग गई। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर परीक्षा का दिन आ गया। अनामिका टेंशन में घबराते हुए एग्जामिनेशन हॉल पहुंची। एग्जामिनेशन हॉल में मास्टर जी बड़े सख्त थे। बच्चे, अगर किसी के पास कोई पर्ची वर्ची है तो दे दो। मुझे अगर मिल गया तो मैं एक्सपेल कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। याद रखना, पर्ची है तो अभी दे दो। सर, मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। यही क्या, पहली बार एग्जाम लिख रही हो? इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? ये परीक्षा हॉल है, इस तरह ना बोल सकती हो न चिल्ला सकती हो। मछली बाजार है क्या? हाँ। मास्टर जी की ऐसी बातें सुन के अनामिका चुप हो जाती है। कुछ देर बाद उसे क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर पाते ही अनामिका टेंशन में आ जाती है। कुछ समझ नहीं आता, पेन से सर खुजलाने लगती है। उसे सब कुछ आश्चर्यजनक लगता है। तभी खिड़की के बाहर से शारदा इशारा करने लगती है। वो अनामिका के क्वेश्चन पेपर के सारे सॉल्व आंसर्स उसे दे देती है। अनामिका वो ले लेती है और परीक्षा लिखना शुरू कर देती है। एक दिन शारदा आया बन के आती है बच्चों को पानी पिलाने के लिए। किसी दिन वो सफाई कर्मचारी बन के कमरे में आती है। कभी कभी तो मास्टर जी को चाय देने के बहाने वो आके बहू को उसके हाथ पुर्जा दे दिया करती थी। सासू माँ के दिए पुर्जों की सहायता से अनामिका बहुत आराम से परीक्षा लिखती थी। इस तरह अनामिका के परीक्षा खत्म हो जाते हैं। बहू को परीक्षा दिलवाने के लिए शारदा को कई मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। फिर कुछ दिनों के बाद 10वीं के नतीजे घोषित किए जाते हैं। उसमें अनामिका फर्स्ट क्लास के साथ पास हो जाती है। शारदा के योजना के अनुसार अनामिका को रमेश की नौकरी मिल जाती है। तब से अनामिका अपनी नौकरी करती है और साथ ही साथ अपने पति सासू माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है। रमेश का अच्छा इलाज कराते हैं और वो परिवार सुखी जीवन व्यतीत करता है। रामपुर नाम के गांव में अनामिका और शारदा सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति रमेश खेतीबाड़ी का काम करके अपनी जीविका चलाता था। अनामिका अपनी सासू माँ शारदा की सारी बातें सुनती थी। ऐसी ही उनकी जिंदगी चल रही थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, अभी हमारा फसल काटने का वक्त हो गया है। बहुत सतर्क रहना पड़ेगा हमें इस वक्त। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ हर दिन मैं वहीं रह के फसल पे नजर रखूंगा। बेटा, रात के वक्त वहाँ अकेले कैसे रखवाली करोगे? एक काम करो, अपने साथ अपनी पत्नी अनामिका को भी ले जाओ। रात को अनामिका को क्यों माँ? वहाँ उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, उसे नहीं ले जाऊंगा मैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं आपके साथ जरूर आऊंगी। वहाँ जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी हैं, मैं वहाँ अच्छे से रह सकती हूँ। हो गया ना, अब बहू भी तैयार हो गई है। तुम दोनों जाकर अच्छे से फसल की रखवाली कर सकते हो। और 1 हफ्ते की ही बात है, फसल जैसे ही कटेगी हम भी बिना किसी परेशानी के घर पे आराम से रहेंगे। ठीक है माँ। उस रात फसल की रखवाली करने के लिए अनामिका और रमेश दोनों चले जाते हैं। वहाँ रास्ता अंधेरा था। फसल के पास एक झोपड़ी में वो रहते हैं। अचानक से वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। उन आवाजों को सुनकर रमेश और अनामिका बहुत डर जाते हैं। अजी, ये आवाज सुन के तो बहुत डर लग रहा है। कैसी आवाज है ये? खेत के बगल में ही जंगल है। सियार वगैरह आए होंगे। वो कभी कभी जंगल से यहाँ आ जाते हैं। रात के वक्त वो जानवरों की शिकार करते हैं। अब तुम ये सब मत सोचो, आराम से सो जाओ। खुद भी मत डरो और मुझे भी मत डराओ इस तरह। अनामिका अपने पति रमेश को कस के पकड़ती है और सो जाती है। वो रात निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका घर पे जाके शीशा देखती है। उसके शरीर में कुछ अजीब से बदलाव नजर आता है। उसे अनुभव हुआ कि उसका गर्दन लंबा हो गया है। उसी के साथ उसे महसूस होता है कि उसकी भूख भी बढ़ गई है। घर में जितना भी खाना था अनामिका अकेले सब खा लेती है। धीरे धीरे उसके गले का आकार और लंबा होते जाता है। इससे उसे बहुत अजीब सा अनुभव होने लगता है। अरे, मेरी गर्दन ऐसी क्यों हो रही है? मैं जितना खा रही हूँ मेरी गर्दन उतनी लंबी होती जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, सासू माँ ने अगर देख लिया इस तरह तो वो डर के मारे तो यहाँ से भागी जाएंगी। अनामिका इस तरह से खुद से बातें कर रही थी और चिंतित हो रही थी, ये देखकर कि उसकी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई। इतनी लंबी गर्दन के साथ अनामिका अपने कमरे से बाहर आने के लिए जद्दोजहद करने लगी। दोपहर हो जाता है।
रमेश भोजन करने के लिए अनामिका को बुलाने लगता है। शारदा भी इसी उम्मीद में थी कि उसकी बहू आकर उसे खाना परोस के देगी। रमेश काफी देर तक उसे बुलाया, पुकारता रहा। उसके बाद वो उसके कमरे में गया। वहाँ जाके अनामिका को देखकर वो बहुत डर गया। अनामिका, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी गर्दन ऐसे कैसे हो गई? माँ, जल्दी आओ यहाँ। अरे क्या हुआ? ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे तुमने भूत ही देख लिया हो। आओ माँ, एक बार देखो अनामिका को। शारदा आके अनामिका को देखकर बहुत डर जाती है। अनामिका की ऐसी लंबी गर्दन देखकर शारदा बहुत आश्चर्य होती है। ये क्या हुआ बेटा, कैसे हो गया? मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ सासू माँ। रात में खेत गई थी फसल की रखवाली के लिए, तब से ऐसा हो गया। हाय रे, कितनी भयानक चीज है। जरूर किसी भूत ने तुम्हें वश में कर लिया होगा, तभी ऐसा हो गया है तुम्हारे साथ बेटा। सासू माँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अनामिका, तुम ऐसे ही रहो, इस कमरे से बाहर मत निकलना, मैं खाना ले आता हूँ। रमेश अनामिका के लिए खाना ले आता है। अनामिका खाना खाती है, उसके बाद कहती है कि उसे और भी भूख लगी है। उस दिन रमेश और शारदा खाना पकाते हैं और अनामिका खाती ही रहती है, पर जितना भी खाए उसकी भूख ही नहीं मिटती। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब ऐसा होता है कि अनामिका अपने गर्दन से पड़ोसियों के घर से खाना चुरा के खाने लगती है। उस गांव में कोई गाड़ी आती थी तो उसे भी खा लेती थी और उसकी भनक तक किसी को नहीं लगती थी। गांव में जिनको अनामिका के बारे में पता था वो शारदा से आके लड़ने लगते थे। शारदा सबको समझा के वहाँ से भेज देती थी, पर अनामिका का खाना चोरी करना दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। अरे बेटा, बहू के चक्कर में सबके सामने मेरा सर झुक रहा है। क्या करे माँ, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसे कैसे चलेगा, उसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्या करेंगे माँ, पापों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। शारदा और रमेश जब ऐसी बातें कर ही रहे थे, उनकी बातें अनामिका सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, अनामिका अपने लंबे गले के साथ खाना चोरी करने के लिए निकल जाती है। ठीक उसी वक्त कुछ चोर उस गांव में चोरी करने आते हैं। अनामिका उन्हें देखकर लौट आती है और घर आके वो आराम से सो जाती है। उस रात चोरों ने गांव के सारे गहने पैसे चोरी कर ले जाते हैं। पूरा गांव सदमे की परिस्थिति में आ गया। रोने धोने की आवाजें सुन के अनामिका घर से बाहर निकल के जाती है। गांव वालों की ऐसी तकलीफें देखकर अनामिका मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। अपने लंबे गर्दन की मदद से अनामिका गांव वालों को मदद करने की सोचती है। गांव वालों को वो धैर्य रखने के लिए कहती है। अपनी लंबी गर्दन की मदद से वो सोचने लगी कि वो चोर को कैसे पकड़े। पूरे गांव में जाके वो ढूंढती है, उसे वो चोर गांव में ही मिल जाते हैं। उन लोगों को देखते ही अनामिका समझ जाती है कि यही वो चोर है जो चोरी करके छुपे हुए हैं। अपनी लंबी गर्दन के मदद से अनामिका को पता चल जाता है कि यही वो चोर है। गांव के अंत के एक घर में चोर छुपे हुए थे। अनामिका जाके उन्हें पकड़ लेती है। अनामिका के इस मदद के लिए पूरा गांव उसकी बहुत सराहना करता है। सभी लोग अनामिका की बहुत तारीफ करते हैं। तभी से पूरे गांव वाले अनामिका को कुछ ना कुछ खाना खिलाते थे, जो कुछ वो अपने घर पे बनाते थे। अनामिका बहुत खुशी खुशी उस खाने को खाती है। तब से शारदा और रमेश भी अनामिका से बहुत प्यार से पेश आते हैं और उसका बहुत ख्याल रखने लगते हैं। अनामिका की लंबी गर्दन की वजह से गांव में होने वाली सभी समस्या बहुत आसानी से समाधान होने लगते हैं। शुरुआत में अनामिका की गर्दन देखकर, उसके दिन भर खाने के प्रति रुझाव देखकर गांव वाले शारदा और रमेश से बहुत लड़ते थे, पर अब वो बड़े प्यार से पेश आने लगे। साथ ही साथ अपने घर वालों को जिस प्यार से खाना खिलाया करते थे, वो अनामिका को भी खिलाने लगे।